हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। आज हम लोग बात करेंगे अशोककालीन अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। अशोककालीन अभिलेखों के बारे में हम लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग देखेंगे अशोककालीन जो अभिलेख है उनमें कितनी तरीके की लिपियाँ चलती थी, अशोककालीन जो अभिलेख है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और अशोककालीन जो अभिलेख है उनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, गुहा लेख क्या होता है, ठीक है। और इन जो है अभिलेखों में कितनी तरीके से जो है कितनी भाषाओं का यूज हुआ है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि एक एक चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला की सीरीज चली थी जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ लिया और थर्ड पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आज ये इसका चौथा पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट आज इसका है। तो आज हम लोग जो है अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम लोग इस पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इस पार्ट में पढ़ेंगे। और आज हम लोग मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला उसको पूरा फिनिश कर देंगे। यानी कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला को तो हम लोग फिनिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला में जितने क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टूडेंट के लिए भी है, और प्लस इसके अलावा जिसमें स्थापत्य कला पूछा जाता है ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आर्ट में तो पूछा ही जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके अलावा आपका IAS PCS लेवल में भी स्थापत्य कला अच्छे से पूछा जाता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ना देखा हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट किसी का है तो आप उसको पहले देखिए, फिर आप जो है आगे की चीज़ें पढ़िए, तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। और मैं आपको और बता दूं कि आपके कमेंट से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके अलग से जो वीडियोज़ हैं वो कहाँ मिलेंगे। यानी कि बच्चे समझ नहीं, प्ले लिस्ट में बोलती हूँ तो प्ले लिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके बहुत से कॉमेंट हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके कॉमेंट्स पर एक वीडियो बना दिया जाए, यानी कि आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो आपको जो कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसका वीडियो आने वाला है। यानी कि उसके क्वेश्चंस मैं लूँगी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो उनके क्वेश्चंस मैं लूँगी, और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं एक वीडियो में रख दूँगी, यानी कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। देखिए, हम लोगों ने अशोक के अभिलेखों को आज पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो मौर्यकालीन जो कला है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राजतक्षक कला और लोक कला, ठीक है। राजतक्षक कला के जितने भी पार्ट थे हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यानी कि राजतक्षक कला के जितने भी पार्ट थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग लोक कला के बारे में देख लें, क्योंकि लोक कला रह गया था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राजतक्षक कला और लोक कला, जिसमें हम लोगों ने राजतक्षक कला, राजप्रसाद को पढ़ लिया, गुहा को पढ़ लिया, स्तंभ को पढ़ लिया, स्तूप को पढ़ लिया। यानी कि इन पार्ट्स को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ा था। वो भी चीज़ें आपको क्लियर हुई थी, क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे पता चल गया था कि हाँ वो भी वीडियो अच्छे गए हैं, क्योंकि आप जो लिखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसी से मुझे अंदाज़ा हो पाता है कि किस तरीके से मेरी क्लासेस जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग को पढ़ना था लोक कला रह गया था। तो देखिए, लोक कला में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसी वीडियो में हम लोग लोक कला को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग अशोककालीन जो अभिलेख वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो लोक कला के बारे में जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, लोक कला, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोक कला की, तो थोड़ा सा हम लोग लोक कला देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लोक कला देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग अशोककालीन जो अभिलेख उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लोक कला मैंने आपको बताया था जो कला जनसाधारण यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनसे जो डेवलप हुई, उनसे जो क्या कहते हैं, मतलब उनसे जो अस्तित्व में आती है उसको हम बोलते हैं लोक कला, ठीक है। यानी कि नॉर्मल पीपल ने जिन कला को बढ़ावा दिया, यानी कि उनके ज़रिए जिस जो कला उभर के आई, तो उसको हम बोलते हैं लोक कला। तो उसके माध्यम से हम लोग को यक्ष की और यक्षिणी की मूर्ति मिली है, और कुछ पशुओं की भी मूर्ति मिली है। तो आपको इतना याद रखना है, मैंने हालांकि परखम यक्ष वगैरह जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था, प्राक मौर्य काल में आपको बताया था। तो परखम से क्या है, परखम गांव कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है। तो वहां पर से यक्ष की मूर्ति प्राप्त है। झाग का नगरा, ठीक है, झाग का नगरा, यहाँ पर यक्षी की मूर्ति प्राप्त है। फिर बेसनगर से आपको याद रखना है, बेसनगर से भी यक्षी की मूर्ति प्राप्त है, ठीक है, बेसनगर से भी यक्षी की मूर्ति प्राप्त है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है।
परखम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त है। झाक का नगरा से यक्षी की हो जाएगा, बेसनगर से यक्षी की हो जाएगा और राजघाट से यक्षी की हो जाएगा। तो कहने का सेंस मेरा यह है, मथुरा से यक्ष की और बाकी जगह झाग का नगरा, बेसनगर और राजघाट से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त है। उसके अलावा मैंने बताया कुछ पशु मूर्ति भी मिली है, यानी कि हाथी की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली? धौली से मिली। धौली कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा के धौली नामक जगह से हाथी की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको बताया था मूर्ति बनाने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने टेराकोटा से बनी मूर्तियों के बारे में डिस्कस किया था। तो मिट्टी को पका कर जो चीजें बनाई जाती है उसको बोलते हैं टेराकोटा, यानी कि टेराकोटा क्या है? एक सिरेमिक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग टेराकोटा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हाथी की टेराकोटा से बनी मूर्ति मिली, कहाँ से मिली है? तो धौली से मिली। धौली कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। तो हम लोगों को लोक कला में, यानी कि मौर्यकालीन लोक कला में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लें जो सबसे पहले जो अभिलेखों की जो शुरुआत है किसने की थी? अशोक ने की थी, यानी कि मौर्य वंश में। इससे पहले हम लोग बताते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार। देखिए बिंबसार अलग राजा है और बिंदुसार अलग राजा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आ जाएंगे बिंदुसार और फिर आ जाएंगे आपके क्या कहते हैं अशोक आ जाएंगे, यानी कि तीसरी पीढ़ी जो है मौर्य वंश की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की, यानी कि अशोक ने अभिलेखों की लिखने की जो परंपरा किसने शुरू की? अशोक ने शुरू की। अब अशोक ने अभिलेख क्यों लिखवाए ये आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखिए उस समय कागज़ वगैरह का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो जाहिर सी बात है राजा को अपने संदेश क्या है दूसरों तक पहुँचाने थे, तो वो किसी न किसी माध्यम से तो पहुँचाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पत्थरों पर जो है लेख लिखवा दिए, और उनको जहाँ पर उनका राजपाट था तो उन्होंने ऐसी, और ये जो लेख लिखवाए कहाँ पर लिखवाए? तो इन्होंने लेख पत्थर पे मतलब लिखवाए, और ये जो लेख कहाँ पर रखे? जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। देखिए आप जो है आजकल भी अगर हम देखें तो हम लोग जो है पैम्पलेट्स वगैरह जो छपवाते हैं या होर्डिंग वगैरह लगवाते हैं, बैनर वगैरह लगवाते हैं, तो हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है, जहाँ पर रश रहता है, यानी कि लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर लोगों का आना जाना हो रहता है। ऐसा तो नहीं करते आपने होर्डिंग बनवाई और अपने ही कमरे में लगा लिया और खुद ही पढ़ के जो है खुश हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करते। तो इसी तरीके से अशोक ने भी जो अपने जो अभिलेख जो खुदवाए वो कहाँ खुदवाए? जैसे चौराहे पे या किसी धार्मिक स्थल पे जहाँ पर मंदिर का आना जाना हो, तो ऐसी जगहों पे उसने अपने अभिलेख करवाए, ठीक है। तो अभिलेख लिखवाने का जो रीज़न क्या था? यानी कि राजाज्ञा, यानी कि इसमें उसने अपने नियम क्या कहते हैं कानून कायदे वगैरह छपवाए, जिससे कि और लोग वहाँ से जो जान पाए कि किस तरीके से उनको यहाँ पर चलना है, और उसने धर्म के प्रचार के लिए भी अभिलेख वगैरह लिखवाए थे, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है राजाज्ञा और संदेश, यानी कि राजाज्ञा राजा की आज्ञा और संदेश, यानी कि जो वो कुछ कहना चाहता था तो उसने अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। क्योंकि और तो कोई जरिया था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं जो वो व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए या टेलीग्राम के जरिए वो अपनी चीज़ें पहुंचाए, तो ये सब चीज़ें तो वहाँ पर अवेलेबल थी नहीं। तो जाहिर सी बात जो चीज़ें अवेलेबल है उसके हिसाब से ही काम किया जाता है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख लिखने की परंपरा, यानी कि अभी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि मौर्य काल में अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की? तो आपको याद रखना है किसने शुरू की? अशोक ने शुरू की, ठीक है। अभिलेखों का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना राजाज्ञा या संदेश होता है। फिर आपको याद रखना ये कहाँ पर होता है? कठोर सतह पर लेख उत्कीर्ण, यानी कि पत्थर, यानी कि कठोर सतह पर कठोर जो चीज़ें होती थी उस पर क्या है इंग्रेव करके, यानी कि इंग्रेविंग के माध्यम से, यानी कि उकेर के जो है लेख वहाँ पर लिखवाए। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पिक्चर भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लेख वगैरह हैं। फिर आपको याद रखना ये जो आपके जो अभिलेख है, यानी कि अशोक के जो अभिलेख है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? ये यहाँ पर सिर्फ जो है मतलब ये काफ़ी इसका जो राजपाट था वो काफ़ी जो है फैला हुआ राजपाट था। तो इसने पाकिस्तान, इसके अभिलेख पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मैसूर है, कर्नाटक है, गुजरात है, कलिंग है, यानी कि कई जगहों पर जो है इसके अभिलेख हम लोगों को मिल सकते हैं। यानी कि काफ़ी जो है इसका विस्तार था, यानी कि भारत में तो थे ही थे, इसके विदेशों में भी जो है अभिलेख वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैसूर, कर्नाटक, गुजरात और कलिंग अनेक जगहों पे इसने अपने लेख लिखवाए। ठीक है, यानी कि अभिलेख लिखवाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि अभिलेख किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी। फिर हम बात करेंगे इसने जो अभिलेख लिखवाया, भारत में जो अभिलेख लिखवाया, इसने कहाँ से आइडिया, इसको मतलब अशोक को ये आइडिया कहाँ से आया कि वो अभिलेख के माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे पहुँचाए। देखिए सबसे मैंने देखिए मेरा वीडियो बनाने का, मेरा यहाँ पर ऑनलाइन आने का मकसद सिर्फ ये था कि देखिए चीज़ें आपको बुक्स में हर चीज़ मिल जाती हैं, लेकिन ईजी तरीके से आपको कैसे समझाया जाए, यहाँ पर ये चीज़ें थी। तो हो सकता है मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगी तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बुक में चीज़ें नहीं है, तो बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन होता क्या है, जब बुक से हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को चीज़ें जो बुकिश जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना भी है। देखिए जब भारत में क्या है, जाहिर सी बात है, जब कोई भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी को देख करके या उससे थोड़ी सी हिंट ले करके करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने भी ईरानी जो शासक था, कौन था, डेरियस, तो इससे जो है प्रेरणा पा करके अशोक ने अपने राज में क्या किया, अभिलेख लिखवाने की स्टार्टिंग की। यानी कि इसको अगर प्रेरणा किससे मिली, इसको हिंट किससे मिली, यानी कि आइडिया किससे आया, तो आइडिया किससे आया, ईरानी शासक डेरियस से आया। ठीक है, डेरियस कौन, प्रथम यहाँ पर बात कर रही है, यानी कि दारा फर्स्ट से मिली। ठीक है, तो यहाँ पर डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट से मिली। ठीक है, पूछा जाए कि अशोक को अभिलेख लिखवाने का जो आइडिया है, हालांकि आइडिया वहां पर वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेरणा किससे मिली, तो आपको याद रखना डेरियस फर्स्ट से मिली। फिर अब जो है, और इसकी खोज किसने की, अब जो अशोक के जो अभिलेख भारत में जो हैं, तो इसको किसने खोजा कि ये अशोक के अभिलेख हैं, तो इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है, टिफेनथेलर को जाता है। टिफेनथेलर को जाता है, यानी कि खोजा किसने, टिफेनथेलर को जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसे भी याद रखिए, यानी कि पर्शिया के शासक कौन से हो जाएंगे, डेरियस प्रथम से इसको प्रेरणा मिली, और टिफेनथेलर ने इसके अभिलेखों को खोजा। ठीक है, तो टिफेनथेलर ने इसके अभिलेखों को खोजा, और इसके अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, जाहिर सी बात वो हिंदी लैंग्वेज में या संस्कृत लैंग्वेज में तो लिखे नहीं थे। तो इस तरीके से इसके जो अभिलेख थे उसमें जिस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो वो भाषा उस समय पढ़ी, मतलब उस जाहिर सी बात है उस समय जो भाषा चलती थी, तो हम लोगों के जो है क्या कहते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल परे थी। तो इस तरीके से अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो आप प्रिंस से याद रख सकते हैं, यानी कि प्रिंस से आप याद रख सकते हैं कि प्रिंस ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। यानी कि राजकुमार, एक राजकुमार था, बड़ा सज धज के घोड़े पे आता है, और उसने जो है अभिलेख को देखा, और जो है देखा ये क्या चीज़ है, तो उसने कोशिश कि चलो इसे पढ़ा जाए। अब जाहिर सी बात है वो राजा का लड़का, तो राजा का लड़का तो वैसे भी काबिल होना होगा। ठीक है, क्योंकि उसको हर सहूलियत मिल रखी है। तो इस तरीके से अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाएगा, प्रिंसेप को जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो स्टोरी बताई है ये आपकी काल्पनिक स्टोरी है कि घोड़े से आया था, ये आया था, ऐसा कुछ नहीं था। ये यहाँ पर आपको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ, किस तरीके से आप एक स्टोरी के जरिए जो चीज़ों को याद कर सकते हैं, ईजी वे में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाएगा, प्रिंस को जाएगा। और खोज किसने की थी, टिफेनथेलर ने की थी। ठीक है, तो खोज किसने की थी, टिफेनथेलर ने, यानी कि टफ काम किसने किया था, टिफेनथेलर ने किया था। ठीक है, तो टफ से याद रखिए, यानी कि खोज से याद रखिए, खोज जो होता है वो टफ काम होता है, और टफ देखिए टिफेन से टफी वर्ड बन रहा है, तो खोज किसने की, टिफेनथेलर ने की थी। फिर हम बात करते हैं जो अशोक के टाइम में जो लिपियां थी। देखिए लिपियां होता क्या है, ठीक है, जो लिखने की कला होती है उसको बोलते हैं लिपि बोलते हैं। ठीक है, जो लिखने की कला जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी की जो लिपि कौन सी, देवनागरी लिपि है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की आपको पता ही है सबको, तो हिंदी की जो लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी जो है लिपि जो है वो हिंदी की हो जाएगी। उसी तरीके से पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी हो जाती है। तो अलग अलग भाषा को लिखने की जो लिपि होती है वो अलग अलग होती है। उसी तरीके से लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिखने की कला को याद रखना है आपको, लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है, लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अशोक के टाइम में सबसे ज़्यादा किस लिपि में जो है अभिलेख लिखवाए गए, तो ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ ब्राह्मी में लिखवाए गए, लेकिन आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा जो अभिलेख लिखवाए गए वो किस लिपि में लिखवाए गए, ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए। और भाषा अशोक के टाइम, वो अगर बात की जाए कि अशोक के टाइम में कौन सी भाषा चलती थी, तो प्राकृतिक भाषा चलती थी। और जो लिपि कौन सी हो गई, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि अशोक के टाइम में किस भाषा का यूज़ होता था, तो आपको प्राकृतिक भाषा याद रखना है।
और अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख किस लिपि में लिखवाए, तो आपको ब्राह्मी याद रखना है। लेकिन इसके अलावा भी और लिपियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर आउट करते जाते हैं, ठीक है। अभिलेख का विषय क्या था, यानी कि जो उसने अभिलेख लिखवाए थे उसका विषय क्या था, प्रशासनिक था, ठीक है। तो अभिलेख का विषय क्या था, तो आपको याद रखना प्रशासनिक इसका विषय था, यानी कि प्रशासन से रिलेटेड था। फिर हम बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ज़्यादातर इसके जो अभिलेख थे वो कैसे प्रशासनिक थे, लेकिन जो रुम्मिनदेई अभिलेख है, जो रुम्मिनदेई अभिलेख है वो क्या है, अर्थ से संबंधित है। अर्थ मतलब पैसा, ठीक है, यानी कि अर्थ का मतलब पैसा, इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ से संबंधित कौन सा है, रुम्मिनदेई अभिलेख है। तो देखिए जो कुछ चीज़ें हट के होती हैं तो उसी से क्वेश्चन बनता है। तो पूछा जाएगा कौन सा अभिलेख, अशोक का कौन सा अभिलेख अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड है, तो आपका हो जाएगा रुम्मिनदेई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रुम्मिनदेई याद रखना है, ठीक है। तो रुम्मिनदेई जो अभिलेख है वो क्या है, पैसे से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो है अभिलेख है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें कर नीति की बात की, कर मतलब टैक्स, कर का मीन्स क्या हो जाएगा, टैक्स, कि किस तरीके से उसके राजपाट में कर वगैरह लगाया जाएगा। तो इसमें रुम्मिनदेई में टैक्स से रिलेटेड, कर से रिलेटेड बात कही गई है। अशोक के द्वारा धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, यानी कि अशोक के टाइम में जो धर्म से रिलेटेड जो कर होता होगा तो उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया था। देखिए अभी हम लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से अभिलेख है, कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग है, मैंने कहा आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला, हो सकता है ये 1 घंटे का हो जाए, तो आप लोग ज़रा बोर ना होइएगा, चीज़ों को समझ लीजिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। यानी कि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उसमें जो गलत होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बैकग्राउंड लेके चलेंगे। देखिए अशोक के काल में मुख्य रूप से कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक। मुख्य रूप से मैंने कहा प्राकृतिक, मुख्य रूप से लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी, और भाषा कौन सी, प्राकृतिक। सबसे आपको चीज़ें याद भी करनी है। तो मुख्य रूप से जो लिपि कौन सी चलती थी, ब्राह्मी, और भाषा कौन सी थी, इनकी प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। मेन जो है यहाँ पर बात करते हैं ब्राह्मी लिपि थी। ज़्यादातर ब्राह्मी में ही, यानी कि ब्राह्मी अभिलेख में ही जो है लिपियाँ लेख लिखवाए गए, ठीक है। तो ब्राह्मी अभिलेख में, यानी कि ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेख ज़्यादातर जो है अशोक के टाइम में लिखवाए गए। फिर हम बात करते हैं कि अशोक का नाम अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता। देखिए अशोक का जो नाम अशोक जो है, अशोक वर्ड जो है वो अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक के रूप में भी मिला है। तो आपका क्वेश्चन यही आएगा कि अशोक का नाम अशोक जो है किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की और गुर्जरा आपको याद रखना है, ठीक है। जो चीज़ें अलग होती हैं उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जैसा कि पता है अशोक को प्रियदर्शी भी कहते हैं। तो अशोक का नाम अशोक जो है वो कहाँ से मिला है, मास्की आपको याद रखना है, मास्की आपको याद रखना है, और गुर्जरा आपको याद रखना है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम मगधोधीराज और प्रियदर्शी, यहाँ पर दस्सी और दर्शी दोनों याद रखना है आपको। प्रिय, ठीक है, प्रियदर्शी भी आपको याद रखना और प्रियदर्शी, ठीक है। किसी बुक में प्रियदर्शी आता है, किसी बुक में प्रियदर्शी आता है, तो आपको दोनों ही चीज़ यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। तो अशोक का नाम आपको याद रखना है, क्या मैंने बताया, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रियदर्शी याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक भी मिलता है, यानी कि इसके अलावा भी नाम मिलते हैं, लेकिन आपका पूछा जाएगा कि अशोक नाम कहाँ से मिलता है, मास्की और गुर्जरा में मिलता है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम मगधोधीराज और प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, मगधोधीराज, यानी कि मगधोधीराज मिलता है और प्रियदर्शी मिलता है, यानी कि उसके सर नेम के साथ पूरा मतलब पूरी तरीके से पूरा बड़ा सा नाम लिख करके किसमें आता है, भाब्रू शिलालेख में आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपियां। मैंने बताया सबसे ज्यादा किस लिपि का यूज है, ब्राह्मी लिपि का यूज है। सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो किस लिपि का हुआ है, ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मी ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट, हाँ। तो सबसे ज्यादा क्या है, ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी जो है 3 लिपियां और थी। सबसे पहले आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि, यानी कि अशोक के अभिलेखों की लिपियां, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि या आरमाइक लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ग्रीक लिपि हो जाएगा, खरोष्टी लिपि हो जाएगा, और अरामाइक या आरमाइक लिपि हो जाएगा, ठीक है। जो ब्राह्मी लिपि थी वो क्या है, पूरे भारत, यानी कि भारत में जो हमें अभिलेख मिलते हैं वहां पर किस लिपि का यूज हुआ है, तो वहां पर ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है, ठीक है। तो जहां पर यानी कि भारत में अभिलेख जो मिलते हैं वहां पर
ब्रह्मी लिपि का यूज हुआ है। ग्रीक लिपि कहाँ उसने, यानी कि ग्रीक जो है लिपि के जो लेख कहाँ लिखवाए, उसने अफगानिस्तान में लिखवाए। यानी कि अफगानिस्तान से जो हमको अभिलेख मिलते हैं, जाहिर सी बात है जहाँ पर भारत के लोग जो है इन सब ग्रीक है, यानी कि जाहिर सी बात है जो चीज़ें जहाँ पर चलती हैं, यानी कि अपनी ब्राह्मी लिपि यहाँ पर चलती होगी तो यहाँ के लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जब उसको बाहर चीज़ें लिखवानी होगी तो जाहिर सी बात है वो उसी की लैंग्वेज में, उसी की भाषा में, उसी की लिपि में ही लिखवाएगा, तभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। जैसे कि अंग्रेज़ हमारे भारत में आए थे तो यहाँ पर जाहिर सी बात अंग्रेज़ी वगैरह नहीं इतनी चलती थी, तो उन्होंने हम लोगों को अंग्रेज़ी शिक्षा दी, अपने मतलब के लिए दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अंग्रेज़ी शिक्षा जो है उन्होंने स्टार्ट किया। लॉर्ड मैकाले, जैसे आपको आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो लॉर्ड मैकाले का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उसी तरह क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हम लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती तो उनके काम कैसे आते हैं, ठीक है। नाम लगाया कि क्या करते हैं हम लोगों के फायदे के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ही फायदा सोच करके अंग्रेजी शिक्षा वगैरह स्टार्ट की थी। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कहने का मेरा सेंस ये है कि जहाँ पर जिस भाषा जहाँ पर क्या कहते हैं जिस भाषा को यूज़ होता है, तो अगर हमको अपनी चीज़ें समझानी है या अपनी चीज़ों को, अपने थिंकिंग को या अपनी चीज़ों को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना है, तो हमको उन्हीं के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अशोक ने भारत में अगर पूछे तो ब्रह्मी लिपि का यूज हुआ है, अफगानिस्तान में पूछे तो ग्रीक लिपि का यूज हुआ है। खरोष्टी लिपि क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, यानी कि जो ऊपरी वाले उत्तरी की बात करें उत्तरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी लिपि चलती है। अरेमाइक क्या है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, यानी कि अरेमाइक जो लिपि है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आपको याद रखना है। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान भी याद रखना है, अरेमाइक में क्या है, और पाकिस्तान भी आपको याद रखना है, ठीक है। अरेमाइक क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में चलती थी, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मी तो आपको भारत से याद हो जाएगा, ब्रह्मी, ठीक है, ब्रह्मी हो जाएगा तो भारत से आपको याद हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ब्रह्मी जो लिपि है बी से ब्रह्मी हो जाता है और बी से भारत भी हो जाता है, तो दोनों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं ग्रीक, तो ग्रीक जो लिपि कहाँ से चलती है, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर हम भारत के याद कर लें और खरोष्टी, देखिए खरोष्टी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो खरोष्टी क्या है, कहाँ चलती थी, पाकिस्तान में। तो मैंने जो याद किया तो खरोष्टी मुझे ऐसे याद करती थी जैसे कि कहेंगे जिसकी स्किन वगैरह थोड़ी सी वैसी होती है, थोड़ी सी सूखी सूखी होती है, यानी कि थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है थोड़ी सी, तो उसमें मैंने इसलिए याद किया कि पाकिस्तान के लोग हर चीज़ में क्या करते हैं, यानी क्या करते हैं, हर चीज़ में खलल डालते हैं, ठीक है, हर चीज़ में, मतलब उनको हर चीज़ से दिक्कत ही होती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान वाले लोग हर चीज़ में सबके में खलल का मतलब होता है मतलब दखल अंदाजी करना, हर चीज़ में मतलब क्या कहते हैं खलल वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मतलब परेशानी डालना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उर्दू वर्ड है खलल। तो इस तरीके खलल डालते हैं, तो खलल डालने वाले कौन है, पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान से क्या बन जाएगा, खरोष्टी, ठीक है, खास से खलल, खास से खरोष्टी, और खलल कौन डालता है, तो पाकिस्तान वाले डालते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर खरोष्टी को पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मी तो भारत है ही है, उसके अलावा आपको ग्रीक अफगानिस्तान याद ही हो गया होगा, और अरेमाइक क्या हो जाए, अरे माइक, ठीक है, अरे माइक, माइक मतलब माइक, ठीक है, माइक ये आप जो बोलते हैं जिसमें उसको भी माइक ले सकते हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अरे माइक किस में हो जाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो जाएगा। हालांकि कोई टफ मुश्किल काम नहीं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपको याद रखना है ब्रह्मी भारत, खरोष्टी पाकिस्तान, उसके अलावा आपको ग्रीक आपको याद रखना है अफगानिस्तान, और अरेमाइक अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। इसमें कोई मतलब कोई ट्रिक वैसे लगाने की यहाँ पर ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं क्लियर थी तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए अब मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मी लिपि है वो भारत में, ठीक है, अफगानिस्तान में ग्रीक लिपि हो जाएगी और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि हो जाएगी, और ये अरेमाइक है अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में जाएगी। अब आपको याद है जैसे मानसेरा जो है, मानसेरा जो आपका अभिलेख है वो कहाँ पड़ता है, पाक में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ पर किस लिपि का यूज़ हुआ, खरोष्टी लिपि का यूज़ हुआ है। शहबाजगढ़ी, ठीक है, शहबाजगढ़ी कहाँ पर पड़ेगा, ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा, यहाँ पर भी खरोष्टी लिपि का यूज़ हुआ है। अरेमाइक लिपि अरब से आई थी, अरेमाइक जो लिपि थी वो कहाँ से आई थी, अरब से आई थी, ठीक है, यानी कि अरब का कह सकते हैं थोड़ा सा डेवलप्ड ग्रुप है, ठीक है। तो अरेमाइक लिपि जो है कहाँ से आई थी, अरब से आई थी, ये आपको याद रखना है। फिर द्विभाषी अभिलेख, यानी कि शारे कुना कांधार के पास है,
ठीक है। शारेकुना आपको याद रखना कांधार के पास। यहाँ पर जो है ग्रीक और अरेमाइक दोनों लिपियों का यूज हुआ है, यानी कि ग्रीक और अरेमाइक दोनों लिपियों का यूज किसमें हुआ है, शारेकुना में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड से रिलेटेड वर्ड ही बना शारेकुना, तो दो वर्ड से एक शब्द बना हुआ है, तो आपको याद रखना यहाँ पर दो लिपियों का यूज हुआ है। कौन सी लिपि हो जाएगी, ग्रीक हो जाएगी और अरेमाइक हो जाएगी। तो द्विभाषा यानी कि दो भाषा से मिलकर जो अभिलेख बना है वो कौन सा हो जाएगा, शारेकुना। कौन कौन सी इसमें हो जाएंगी, तो ग्रीक हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है ग्रीक हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अरेमाइक। ठीक है, अरेमाइक जो है यहाँ पर शारेकुना में हो जाएगा। शारेकुना पड़ेगा कहाँ, यानी कि शारेकुना जो अभिलेख कहाँ पड़ेगा, कांधार के पास पड़ेंगे। अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे अभी हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ पर ये जो है अभिलेख आपको प्राप्त हुए। कांधार कहाँ पड़ता है, शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ता है, मानसेरा जो शहबाजगढ़ी जो अभिलेख वो कहाँ है, ठीक, मानसेरा क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर से अभी हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। अब है नेक्स्ट है एर्रागुड्डी अभिलेख। एर्रागुड्डी जो अभिलेख है वो कहाँ है, भारत में है। ठीक है, तो एर्रागुड्डी जो अभिलेख है वो कहाँ है, भारत में है। और ब्रह्मी और खरोष्टी आपको याद रखना है, तो ब्रह्मी हो जाएगा प्लस, यानी कि आपको याद है एर्रागुड्डी में ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों का यूज है। देखिए भारत में मैंने कहा ब्रह्मी लिपि का यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना जो एर्रागुड्डी अभिलेख है वहां पर भारत में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का यूज हुआ है, क्योंकि कुछ अपवाद भी, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, भारत में ब्रह्मी लिपि का यूज हुआ है, लेकिन एर्रागुड्डी अभिलेख में दो लिपियों का यूज हुआ है। एक हो जाएगा आपका ब्रह्मी और दूसरा हो जाएगा खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग दूसरी पीडीएफ पढ़ते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि मौर्यकालीन जो अभिलेख है वो कितने प्रकार के हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, अब हम लोग क्या देखेंगे, अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखेंगे। देखिए अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, अशोक के जो अभिलेख वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, शिलालेख, कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर शिलालेख हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर स्तंभ लेख हो जाएगा, यहाँ पर स्तंभ लेख हो जाएगा, और फिर हो जाएगा गुहा लेख हो जाएगा। ठीक है, तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिला मीन्स होता है पत्थर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यही चीजें देखनी, शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है और गुहा लेख क्या होता है। देखिए शिला मीन्स क्या होता है, पत्थर, यानी कि पत्थरों पे जो खुदाई करके, यानी कि उकेर करके, इनग्रेव करके, ठीक है, इनग्रेविंग के जरिए जो चीज़ें उकेरी गई, लिखी गई, उसको बोलते हैं शिलालेख। यानी कि पत्थर पे जिस अभिलेखों का यूज हुआ उसको बोलते हैं शिलालेख। यानी कि फिर हम बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ यानी कि जो बड़े बड़े स्तंभ हम लोग को सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, ये सब चीज़ें मिली थी, तो जिन स्तंभों पे जिन अभिलेखों का यूज हुआ है, जिन स्तंभों पे जो चीज़ें लिखवा, अभिलेख का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ जो चीज़ें बोलते हैं उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, यानी कि जो चीज़ लिखावट वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग बोलते हैं अभिलेख। तो जो स्तंभों पे हम लोगों को लिखा मिला तो उनको बोलते हैं स्तंभ लेख। फिर हम बात करते हैं गुहा लेख, यानी कि जो गुफाओं पे, केव्स पे जो चीज़ें हमको लिखी मिली उसको हम बोलते हैं गुहा लेख बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई होंगी कि शिलालेख किसे कहते हैं, स्तंभ लेख किसे कहते हैं और गुहा लेख किसे कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश में भी हम लोग देख ले, अशोक के अभिलेखों का, देखो अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एडिक्ट्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एडिक्ट्स मीन्स होता है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एडिक्ट्स मीन्स होता है अभिलेख होता है। ठीक है, तो क्योंकि कमेंट आया था कि मैम इंग्लिश में जो है आप जो है वर्ड्स को बता दिया करें, तो यहाँ पर थोड़े बहुत मैं इंग्लिश में भी वर्ड्स को बता देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। और इंग्लिश में नोट्स मिलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप हिंदी में भी लिखो फिर इंग्लिश में भी लिखो तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्या कहते हैं मेहनत लगती है। तो आप इसी में समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको जो है इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों वर्ड्स का यूज़ करके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख क्या हो जाएंगे, एडिक्ट्स हो जाएंगे, यानी कि एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके के, एक हो जाएगा रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव्स एडिक्ट। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट हो जाएगा, पिलर एडिक्ट बोलो या इंस्क्रिप्शन बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर पिलर एडिक्ट्स बोलो या इंस्क्रिप्शन बोलो, बात आपकी एक ही हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन आप जो है बोलिए, बात आपकी एक ही हो जाएगी। ठीक है,
तो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख 3 प्रकार के हो गए। फिर हम बात करते हैं जो शिलालेख हैं उनको भी कैटेगराइज्ड किया गया है, यानी कि उनको भी बांटा गया है। तो इसमें भी क्या आ जाता है, वृत्त शिलालेख आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, वृत्त शिलालेख आ जाएगा और लघु शिलालेख आ जाएगा। ठीक है, तो शिलालेख को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, वृत्त शिलालेख को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वृत्त शिलालेख को क्या बोलेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, वृत्त शिलालेख को क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एडिक्ट्स बोलते हैं। लघु शिलालेख को क्या बोलते हैं, माइनर। ठीक है, तो माइनर रॉक एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो शिलालेख को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वृत्त शिलालेख और लघु। वृत्त मतलब बड़े शिलालेख और लघु में छोटे शिलालेख, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें। फिर इसी को आप याद रखना है, जो वृत्त शिलालेख हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो वृत्त शिलालेख है, जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सामान्य वृत्त शिलालेख और पृथक वृत्त शिलालेख। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। ठीक है, यहाँ पर सामान्य वृत्त शिलालेख को क्या बोलेंगे, जनरल मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो सामान्य को क्या बोलेंगे, जनरल मेजर रॉक एडिक्ट। पृथक शिलालेख को क्या बोलते हैं, सेपरेट, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सामान्य को क्या बोलेंगे, जनरल मेजर रॉक एडिक्ट हो जाएगा, पृथक को क्या हो जाएगा, सेपरेट मेजर, ठीक है, रॉक एडिक्ट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, फिर से समझिए, शिलालेख को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वृत्त शिलालेख, लघु शिलालेख। वृत्त शिलालेख को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सामान्य वृत्त शिलालेख और क्या हो जाएगा, पृथक जो है वृत्त शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद रखना, जो वृत्त शिलालेख है इनकी संख्या कितनी है, 14 शिलालेख हैं। ठीक है, अभी बात करें शिलालेख होते क्या है। ठीक है, 14 शिलालेख है और ये कितनी जगहों से मिले, 8 जगहों से मिले हैं। ठीक है, तो ये कितनी जगहों से मिले हैं, ये 8 जगहों से मिले हैं। अब देखिए ये शिलालेख जो हैं, जो शिलालेख हैं, यानी कि जो शिलालेख हैं, यानी कि जो लेख है या अभिलेख है, उनको कैसे, अब ये 14 जगहों से मिले, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, तभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली। 14 का मतलब क्या है, यहाँ पर 14 पॉइंट्स। 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब क्या है, यहाँ पर 14 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, इसी तरीके से 14 पॉइंट, यानी कि एक जगह पे। ठीक है, तो एक जगह पे 14 पॉइंट, एक जगह पे 14 पॉइंट, एक जगह पे 14 पॉइंट, यानी कि ऐसे ही 14 पॉइंट, यानी कि 14 पॉइंट जो है कितनी जगहों से मिले, 8 जगहों से मिले हैं। ठीक है, कितनी जगहों से मिले, अभी यहाँ पर हम लोग अपवाद में भी आएंगे, एक्सेप्शन में भी आएंगे। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स एक जगह से, 14 पॉइंट्स एक जगह से, 14 पॉइंट्स एक जगह से, तो इसी तरीके से करते करते ये क्या है, 8 जगहों से मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि 14 शिलालेख का मतलब क्या है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि 14 पॉइंट्स एक जगह पे। ठीक है, 14 पॉइंट एक जगह पे, 14 पॉइंट एक जगह पे, यानी कि हर जगह 14 पॉइंट्स हैं। और कितनी जगह पे मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। कितनी जगहों से, यानी कि कितने स्थानों से मिले हैं, तो 8 स्थानों से मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब चीज़ यहाँ पर समझने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मतलब कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होता है कि जो 14 शिलालेख वो सोचते हैं एक यहाँ पर मिला होगा, दूसरा यहाँ पर मिला होगा, तीसरा यहाँ पर मिला होगा, इसी में हो जाती है गड़बड़। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए एक पत्थर है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट्स जो है, लाइन्स जो है, तो 14 पॉइंट्स आपके क्या है, 14 पॉइंट्स आपके एक जगह, हर एक मतलब जो है अभिलेख में 14 पॉइंट्स लिखे हैं। और कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन में भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें सामान्य वृत्त शिलालेख। ठीक है, यहाँ पर चल रहा था सामान्य, यानी कि यहाँ पर इसकी जो बात कर रहे हैं कि शिलालेख को 2 में कैटेगराइज किया गया है, वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। फिर यहाँ पर हम लोग सामान्य जो वृत्त शिलालेख है, यानी कि ये वाला जो सामान्य वृत्त शिलालेख है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया 14 लेख हैं, 14 पॉइंट्स हैं। कितनी जगह से मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। कितनी जगह से मिले हैं, तो 8 जगहों से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितनी जगहों से मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद है, यानी कि जगह कौन सी, अभी पॉइंट्स भी देखेंगे कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स का यूज़ हुआ, किन किन विषयों का यूज़ है, ये भी अभी हम लोग चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वीडियो काफ़ी डिटेल में जाने वाला है। ठीक है, तो एक कहाँ मिलता है, सबसे पहले आप याद रखिए मानसेहरा। अब मानसेहरा जो अभिलेख है, शिलालेख है, यानी कि अभिलेख के अंदर ही शिलालेख आता है। ठीक है, तो आप शिलालेख बोलिए चाहे अभिलेख बोलिए, बात देखिए। ठीक है, तो जो मानसेहरा जो शिलालेख है वो कहाँ पड़ता है, पाक, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में किस जिले में पड़ता है, तो हज़ारा जिले में पड़ता है।
ठीक है। तो जो मानसेहरा जो अभिलेख है वो कहाँ आपका पड़ेगा, तो वो पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ेगा, हजारा जिले में पड़ेगा। फिर आपको याद रखना शहबाजगढ़ी, तो शहबाजगढ़ी भी कहाँ पड़ेगा, पाक में पड़ेगा। और कहाँ पड़ेगा, पाक में कहाँ पड़ेगा, पेशावर, जिसमें हमने बताया था आपको कि किस लिपि का यूज हुआ, खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी लिपि चलती थी, खरोष्टी लिपि चलती थी, ठीक है। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ेगा, पेशावर में पड़ेगा। पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है कालसी, तो कालसी आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड। ये यूके आपका जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहाँ पे ये उत्तराखंड की बात चल रही है। तो कालसी आपका कहाँ पड़ेगा, तो यूके में कहाँ पड़ेगा, देहरादून, ठीक है। तो यूके में कहाँ पड़ेगा, ये देहरादून में पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करनी है। फिर हम बात करते हैं धौली। धौली कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पड़ेगा, पुरी में, ठीक है। तो धौली कहाँ पड़ेगा, पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। जौगढ़, जौगढ़ कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। जौगढ़ कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। और उड़ीसा में कहाँ पर हो जाएगा, गंजाम जिला हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा में कहाँ हो जाएगा, गंजाम जिला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। फिर बात है गिरनार। गिरनार कहाँ पड़ेगा, ये काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो गिरनार गुजरात, गिरनार गुजरात, ठीक है। तो गिर गुजरात, गिर उद्यान भी है तो वो कहाँ पर, गुजरात में है। उसी तरह गिरनार कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। गुजरात में कहाँ पड़ेगा, काठियावाड़ में पड़ेगा। सौपारा, सौपारा तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। जहाँ पर सौ जो 100 वाली बात चलेगी, ज्यादा वाली जो बात चलेगी, वहाँ का राष्ट्र कैसा होगा, महान होगा, महाराष्ट्र होगा। राष्ट्र में क्या होगा, महान होगा। तो इस तरीके से सौपारा कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। एरागुड्डी, एरागुड्डी कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, कुर्नूल जिले में पड़ेगा, ठीक है। एरागुड्डी कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ, कुर्नूल जिला आपको याद रखना है। तो आपके 8 जगहों से मिले हैं, कौन कौन हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मानसेहरा, ठीक है, मानसेहरा कहाँ पड़ेगा, मानसेहरा तो मान सम्मान, ठीक है। मानसेहरा यानी कि सेहरा बांध करके शहबाज आते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो सेहरा बांध करके जब दूल्हा आता है, शादी में दूल्हा आता है, तो क्या है, वो मान सम्मान के साथ आता है। तो मान सम्मान के साथ दूल्हा जो है सेहरा बांध करके आता है, और उस दूल्हे का नाम क्या था, शहबाज, ठीक है। तो उस दूल्हे का नाम क्या था, शहबाज। तो इस तरीके शहबाज, तो जाहिर सी बात मुस्लिम नेम लग ही रहा है आपको, तो वो कहाँ पड़ जाएगा, वो पाकिस्तान, आपको याद रखना। कालसी, तो कालसी कहाँ पड़ेगा, देहरादून। तो कालसी आपका कहाँ पड़ेगा, देहरादून। तो आपको याद रखना, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, ठीक है। अब 8 है, 2 करके याद कर लिए। मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। कालसी कहाँ पड़ेगा, देहरादून में। धौली कहाँ पड़ेगा, पुरी में, ठीक है। जौगढ़ कहाँ पड़ेगा, गंजाम में। जौगढ़ उड़ीसा, पंजाब में हो जाएगा। गिरनार, गिरनार से गुजरात आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। सौपारा, जहाँ सौपारा यानी कि जहाँ पर 100 ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वहाँ वो जो राष्ट्र होता है वो महान राष्ट्र होता है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। एरागुड्डी, एरागुड्डी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, एरागुड्डी। आंध्र प्रदेश में कहाँ हो जाएगा, कुर्नूल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 8 जगह याद हो गई, और ये क्या है, समान व्रत शिलालेख हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझनी है चीज़। यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये आपकी लिपि दे रखी है, अब देखिए इसलिए लिपि इस तरीके से दे रखी है, ब्रह्मी लिपि है ये। तो आप देखिए, अगर ये लिपि आप पढ़ लीजिए, मतलब अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आपको आता है तो ठीक है, हमको तो बहरहाल ये चीज़ें मुझे तो आती नहीं है। तो इस तरीके से ये लिपि यहाँ पर दे रखी है, तो आप देख लीजिए इस लिपि में इस तरीके की लिपि वगैरह जो है, ब्रह्मी लिपि वगैरह इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने बताया कि जो ये क्या कहते हैं समान व्रत शिलालेख है, वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, मैंने कहा था मैप के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पड़ गया मानसेहरा, पड़ गया ये पहले नंबर पे, यहाँ पर मानसेहरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे मानसेहरा हो गया, और यहाँ पर ये पड़ गया शहबाजगढ़ी। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है जूम कर देती हूँ, तो जिससे आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसेहरा हो गया, ठीक है। मानसेहरा कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी कहाँ हो गया, ये भी पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कालसी आ गया, ठीक है। कालसी कहाँ पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कालसी कहाँ पड़ेगा, देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक। कालसी देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का इलाका है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आ गया तीसरा, फिर चौथे पे बात करते हैं धौली, ठीक है। तो धौली आपका कहाँ हो जाएगा, धौली भी आपको याद रखना है, तो पुरी, ठीक है, यानी कि उड़ीसा। यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। जौगढ़, जौगढ़ कहाँ पड़ेगा, जौगढ़ मैंने आपको बताया था गंजाम। जौगढ़ कहाँ हो जाएगा, गंजाम, और गंजाम कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। यानी कि ये जो पूरा पार्ट हो गया उड़ीसा का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उड़ीसा का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर क्लियर आपको हुई। तो यहाँ पर धौली और जौगढ़ कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा।
फिर बात करें गिरनाल, यानी कि ये गुजरात आपका हो गया, गिरनाल आपका गुजरात हो गया, ठीक है। सौपारा आपका हो गया महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या हो गया महाराष्ट्र, सौपारा आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। फिर यहाँ पर नीचे हम लोग पढ़ते हैं एरागुड्डी, तो एरागुड्डी कहाँ पर पड़ेगा, तो एरागुड्डी आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपने मैप के जरिए ये चीज़ें आपने देख ली कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शिलालेख देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं लघु शिलालेख की बात करते हैं। यहाँ पर ये ब्राह्मी लिपि है, यहाँ पर ये आपकी ब्राह्मी लिपि है, तो देख लीजिए ब्राह्मी लिपि इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है अशोक ने लिखवाए थे। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें एक्सेप्शन देखेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर 14 पॉइंट्स लिखे हुए हर जगह, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा हर चीज़ से ये क्या है डिफरेंट है, तो हम लोग आप देखेंगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो धौली और चौगढ़ की अगर हम बात करें तो धौली चौगढ़ मैंने कहाँ बताया था पड़ता कहाँ, ये उड़ीसा में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर यानी कि 14 पॉइंट्स क्या है, 14 पॉइंट इस तरह के लिखे हैं, लेकिन धौली चौगढ़ में क्या है, यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक, यानी कि 1 से लेकर के 10 पॉइंट लिखे हैं। फिर इसमें 11 और 12 पॉइंट, 11, 12, 13 पॉइंट मिसिंग है, यानी कि 1 पॉइंट लिखा, 2, 3, 4 ऐसे कर करके 10 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए। कितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए, 10 पॉइंट लिखे हुए। फिर बाद में 11, 12 और 13 पॉइंट क्या है मिसिंग है। उसके बाद लाइन खींच करके, उसके बाद नीचे लाइन खींच करके, हाँ सॉरी, ठीक है, 11 और 12, 13 लिखा हुआ। फिर इसके बाद क्या है 14 पॉइंट लिखा हुआ। फिर से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया होगा आई थिंक। देखिए फिर से समझिए यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे क्या है 14 पॉइंट यानी कि 14 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन धौली और चौगढ़ में क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक के पॉइंट लिखे हैं, 1 से लेकर के 10 तक के पॉइंट लिखे हैं। फिर 11, 12, 13 क्या है छूटा हुआ है। फिर 14 पॉइंट के डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि 1 से 10 तक के पॉइंट लिखे हैं। फिर 11, 12 और 13 मिसिंग है। फिर 14 पॉइंट डायरेक्ट लिखा हुआ। फिर उसके बाद एक लाइन खींच करके 2 पॉइंट जो है एक करके 2 पॉइंट जो है एक तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, 1 से लेकर 10 पॉइंट लिखे हैं, 11, 12, 13 मिसिंग है। फिर 14 पॉइंट लिखा, 14वां पॉइंट लिखा हुआ। फिर एक लाइन खींच करके फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे। जो ये अलग से 2 पॉइंट है इसी को बोलते हैं पृथक वृद्ध शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी सामान्य वृद्ध शिलालेख पढ़ा था, तो सामान्य वृद्ध शिलालेख में 14 पॉइंट हो गए। और जो ये अलग से इसी में धौली चौगढ़ में ही मैं बात कर रही हूँ, धौली चौगढ़ में ही क्या है 1 से लेकर 10 पॉइंट लिखे, फिर 11, 12, 13 मिसिंग है, फिर 14 पॉइंट डायरेक्ट लिखा और फिर एक लाइन खींच करके डायरेक्ट जो है पहला और दूसरा पॉइंट लिखा। यही जो अलग से लिखे गए हैं इन्हीं को बोलते हैं पृथक वृद्ध शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये मैं नोट्स में आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि 1 से 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 11, 12, 13 नहीं है, ठीक है। 14वां पॉइंट डायरेक्ट दिया है, फिर अलग से दूसरा पॉइंट लिखा है। और यही जो दूसरा पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेपरेट जर्नल मेजर एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाली थी, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर ली। फिर आपको जब नोट्स मिलेंगे तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे हैं जहाँ पर जो है अलग से पृथक चीज़ें मिली है। तो धौली चौगढ़, तो धौली चौगढ़ क्या है पॉइंट के हिसाब से पृथक है। पॉइंट याद रखिए, धौली चौगढ़ क्या है, इनमें आपको याद रखना धौली चौगढ़ क्या है, ये अपवाद है जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। फिर हम बात करते हैं वृत्त शिलालेख का विषय। अब देखते हैं जो वृत्त शिलालेख है इसका विषय क्या था, क्योंकि मैंने बताया ये क्या है 14 पॉइंट्स है और 14 पॉइंट जो लिखे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर चीज़ें बहुत लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। लेकिन आपको मैं चाहती हूँ कि आज ये आपका जो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाए, तो मुझे आगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ खत्म हो जाए, और उसके अलावा जो स्तूप वगैरह बच रहे होंगे तो उसको मैं अलग से वीडियोज़ बीच बीच में बनाती रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त शिलालेख में जो मैंने आपको बताया जो 14 पॉइंट्स लिखे हैं, 14 पॉइंट लिखे हैं, तो उनका विषय क्या था, यानी कि जो अभिलेख में उनका विषय क्या था, उसमें क्या चीज़ लिखी गई थी, तो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वृत्त शिलालेख का विषय मेजर रॉक एडिक्ट सब्जेक्ट क्या है। 14 शिलालेख मैंने आपको बताया। अब देखिए पहले शिलालेख में क्या मिलता है, पहले जो है शिलालेख यानी कि पहला जो पॉइंट है उसमें क्या मिलता है, इसमें क्या है पशु वध प्रतिबंध। इसमें क्या बताया, यानी कि अशोक ने जो है क्या कहते हैं
कहा कि पशु का जो वध होता है, पशुओं को जो काटा जाता था, जो पशुओं की जो बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, जो उससे शोरबा वगैरह जो खाना वगैरह बनता था, तो अब का पशुओं का प्रतिबंध लगा और सामाजिक उत्सव बंद। क्योंकि सामाजिक जब उत्सव होते हैं, जब जो है क्या कहते हैं, जब सामाजिक जो उत्सव वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, यानी कि फिजूल खर्ची होती है, पैसे का जो है कि पैसा जो वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसने कहा कि अब क्या है, जो पशु जो वध है, पशु हत्या है, ये प्रतिबंध हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले पॉइंट में कहता है, पहले जो है पहले अभिलेख में कहता है, ठीक है। और सामाजिक उत्सव क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब 2 हिरण, अब इसकी जगह पर सिर्फ क्या है, क्योंकि अशोक के टाइम में जो है बहुत सब खाना बनता था, तो जाहिर सी बात है बहुत से पशुओं को मार करके जो शोरबा वगैरह और खाना वगैरह यानी कि बनाया जाता था। तो उसने कहा अब क्या है, पशु हत्या मतलब उसने कहा बंद होगी, और क्या उसकी जगह पे अब 2 हिरण, यानी कि 2 हिरण, यहाँ पे याद रखिएगा 2 हिरण और 1 मोर ही काटा जाएगा, 1 मोर ही जो है मारा जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में ये भी आपका बंद कर दिया जाएगा, अशोक ने ऐसा कहा, ठीक है। तो ये आपका पहला होगा, यानी कि पहले में क्या आपको मिला, 14 मैंने बताया, तो पहले में आपको क्या हो गया, पशु वध बंद, पशु हत्या बंद, उसकी जगह पर 2 हिरण और 1 मोर मारा जाएगा, और आने वाले टाइम में ये भी चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा अशोक ने लिखवाया। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है, आपको याद है, नेक्स्ट में कहता है पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय। अब उसने हत्या बंद कर दी। अब उसको ख्याल आया कि इनके पशुओं हैं, जो इंसान है, तो वो जाहिर सी बात है बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए। तो उसने क्या है, चिकित्सालयों का भी बंदोबस्त किया, यानी कि चिकित्सालय खुलवाए, हॉस्पिटल्स खुलवाए, किसके लिए, इंसानों के लिए, यानी कि सॉरी मनुष्यों के लिए, ठीक है, इंसान मनुष्य की चीज़ है, तो इंसानों के लिए और पशुओं के लिए जो है चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाए। किसमें इसका जिक्र है, तो 2 में जिक्र है। और जब हॉस्पिटल खुलेंगे तो हॉस्पिटल में दवाई वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह तो होनी से रही। हॉस्पिटल में होता क्या है, तो दवाई है, पट्टी है, एंटीसेप्टिक है, इन्हीं सब चीज़ों का मतलब वहाँ पर होता है। तो इसी तरीके से उसने क्या, दूसरे में आपको याद है, पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय खुलाए, दवाई यानी कि जड़ी बूटी वगैरह का कराया, और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। लोक कल्याणकारी में क्या मतलब है, जैसे कुएं वगैरह है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उसने कराया, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि हर एक चीज़ को अच्छे से याद रखना, तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो लोक कल्याण का यानी कि लोगों के कल्याण के लिए उसने चीज़ें कराई, जैसे कि उसने कुएं खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, जिसके जरिए कुएं के जरिए लोगों को पानी मिल सकेगा, और वृक्षों के जरिए जो है छाया वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब मिल सकेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि ऑक्सीजन वगैरह का इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने इस तरीके के पेड़ वेड़ पौधे वगैरह लगवाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे में, यानी कि तीसरे जो है अभिलेख में क्या मिलता है, ठीक है। तीसरे अभिलेख में मिलता है युक्त राजुक प्रादेशिका को आदेश, ठीक है। युक्त राजुक और प्रादेशिका को आदेश दिया, कहा, क्या कहता है, यानी कि ये युक्त, यानी कि ये क्या है, ये उपाधि के नेम है। तो युक्त है, राजुक है, प्रादेशिका को आदेश देता है कि वो हर 5 वर्ष में अपने साम्राज्य का, यानी कि जहां पर उसका साम्राज्य था वहां पर उसका क्या करेगा, दौरा करेगा, यानी कि 5वें वर्ष में, यानी कि 5 साल के बाद क्या करेगा, उसका क्या है, मुआयना करेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसी चल रही है, ठीक है। यानी कि चीज़ों को देखने के लिए, जाहिर सी बात, जैसे कि आप चीज़ों को देखना चाहते हैं कि कहाँ पर, तो आप राजा महाराजा क्या करते थे, अपने मतलब जो उनका राज पाठ होता था, तो वहाँ पर गलियों में वेश बदल करके, यानी कि अपना मुखौटा वखौटा बदल करके, अपने कपड़े उपड़े बदल करके, और नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो चीज़ें पता लगाते थे कि कहाँ पर राज में क्या चल रही, कहाँ पर कोई षड्यंत्र तो नहीं चला। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती थी। तो इसी तरीके से युक्त राजुक और प्रादेशिका को आदेश दिया कि हर 5 वर्ष के बाद वो जो जहाँ पर उसका जो राजपाट था, तो उसका क्या करेगा, मुआयना करेगा। तो इस तरीके से यहाँ ध्यान रखना, तीसरे में ये चीज़ें मिलती हैं। माता पिता की सेवा पे बल दिया कि माता पिता की सेवा की जाए। मित्रों रिश्तेदारों, यानी कि जाहिर सी बात, माता पिता की सेवा तो करनी है, साथ ही साथ आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि हम अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे तभी हमको अच्छे से दूसरे साथ ट्रीट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो बदले में हमको गाली ही मिलने वाली है। तो इस तरीके से उसने तीसरे में, आपको याद रखना, तीसरे में उसने क्या करवाया, तो माता पिता की सेवा बताई, मित्रों रिश्तेदारों जो रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, यानी कि अच्छे से बोलें। अहिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई, क्योंकि जाहिर सी बात है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जाहिर सी बात है उसने बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन उसके में आया था। अल्प व्यय मतलब कम खर्च करें, यानी कि खर्चे पे, फिजूल खर्ची पे ध्यान ना दें, फिजूल खर्ची ना करें। अल्प संग्रह, और बहुत ज़्यादा स्टोर करके ना रखें। देखिए स्टोर में देखिए प्रॉब्लम यही होती है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग क्या करते हैं
कि बहुत सी चीज़ें मतलब गेहूँ चावल ये सब क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। इसी की वजह से जो है लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे पैसे वाले आपने चीज़ें स्टोर करके रख ली और फिर जब उसमें रेट बढ़े तो आपने उसको जो है बेचा, ठीक है। तो इसमें नुकसान किसका, इसमें नुकसान जो होता है वो क्या है, मिडिल क्लास वालों लोगों का या लोअर क्लास वाले लोगों का होता है, क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है, उसने तो सारा जो है स्टोर करके रख लिया, फिर उसने जब उसकी कीमत बढ़ी तब उसने बेचा। तो इससे क्या होता है, मन में लालच जो है उत्पन्न होता है, लालच पैदा होता है, ठीक है। ये भी एक लालच की एक प्रवृत्ति ही है एक तरीके के देखा जाए तो। कहने का सेंस मेरा है, तीसरे में उसने क्या किया, तो अहिंसा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना रखे, अल्प में ज़्यादा खर्च वगैरह ना करें और अल्प संख्या यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोर करके चीज़ें ना रखें, जो जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप स्टोर कर रखें। बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से आपकी ज़िंदगी बीत जाए, अच्छे से आप खाना पीना खा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, ठीक है, अच्छा आपका रहने का मतलब ठीक ठाक हो तो सही है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर चौथे में क्या लिखा, रण घोष के स्थान पर धम घोष, यानी कि अब रण घोष के स्थान पे क्या है, धम घोष। धम घोष का मतलब क्या होता है कि मतलब अब क्या है, हम लोग धर्म यानी कि धर्म की जो है बारे में बात करें, ठीक है, धर्म की घोष की बात करें, यानी कि अब हम लोग क्या है, रण घोष ना करके किसमें धर्म घोष की जो है अब बात होगी, ठीक है। फिर पांचवें में क्या मिलता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब ये ध्यान रखना, अशोक के टाइम में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, किसमें बात ये चली है, ठीक है, नियुक्ति। ये क्या करते थे, धर्म महामात्रों का काम क्या होता है, धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। तो अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति स्टार्ट की, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर जो और लोग होंगे तो उनका अलग अलग काम होगा। अगर एक ही इंसान को सारा काम दे दिया जाए तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में एक टीचर देखिए कि पहले टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन अब क्या करता है, वो मिड डे मील भी बांटता है, ठीक है, क्या ड्रेस भी बांटता है, खाना भी उसी को करना होता है। मतलब वो एक तरीके से टीचर कम और रसोईया ज़्यादा हो गया है। हालांकि रसोईया अलग से होता है, लेकिन फिर भी टीचर को बहुत ज़्यादा प्राइमरी टीचर को बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई से रिलेटेड अदर काम दे दिए गए हैं। मतलब पढ़ाना तो उसका काम था ही, लेकिन उसको अदर काम दे दिए गए। इसीलिए जो अशोक जो था उसने क्या किया, धर्म महामात्रों को अलग से उसकी नियुक्ति की, कि वो क्या मतलब अलग से नियुक्ति की, ठीक, अपॉइंट किया। इनका काम क्या होता है, धर्म के प्रचार प्रसार में मतलब काम करते थे, धर्म को आगे बढ़ाने का काम धर्म महामात्र जो है करते थे। छठे में क्या दिया, प्रतिवेदिकाओं को आदेश। अब देखिए, प्रतिवेदिकाओं को आदेश, प्रतिवेदिकों को आदेश, वेदिकाओं नहीं, प्रतिवेदिकों को आदेश। प्रतिवेदी क्या होता था कि इनको आदेश दिया गया था कि चाहे मतलब अशोक, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं शिकायत वगैरह लेके जाते हैं, जैसे कि आप डीएम के पास गए तो पता चला डीएम खाना खा रहे तो उन्होंने, या फिर सो रहे हैं तो उन्होंने कहा बाद में आना, ठीक है। लेकिन अशोक ने क्या कहा था कि अशोक ने अपने प्रतिवेदिकों को आदेश दिया था कि आपको किसी भी टाइम, चाहे वो सो रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, उसको आप उसी एट द टाइम मतलब उसी टाइम आप जो है उसको न्यूज़ दीजिए। जो भी आपसे कुछ आते हैं तो न्यूज़ आपको क्या है उसी टाइम देनी, चाहे वो उस समय आप सो रहा हो, चाहे स्नान कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो जो कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको न्यूज़ क्या है बिल्कुल एट द टाइम, उसी टाइम आपको देनी है किसी भी हाल में। तो छठे में किसका जिक्र है, यानी कि न्यूज़ मतलब प्रतिवेदिकों को आदेश दिया कि आप उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म करेंगे जो भी चीज़ घटना वगैरह होती है। छठे में हम बात कर, छठा हो गया, हम लोग सातवें में बात करते हैं। 14 पॉइंट है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चीज़ें आपको समझनी है तो भाई टाइम तो लगने ही वाला है, तो आप अगर जल्दी जल्दी मैं बता गई तब भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो कोई पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं होता है, ठीक है। तो सातवें में क्या बता, धर्म श्रावण के आदेश, यानी कि धर्म श्रावण को आदेश दिया गया। अब धर्म श्रावण आदेश क्या होता है कि आप लोग क्या करिए कि एक साथ बैठ के धर्म की बातें सुनिए, ठीक है, एक साथ बैठ करके क्या हम लोग धर्म की बातें सुने, यानी कि धर्म से अच्छी अच्छी बातें सुने। तो इस तरीके से अशोक ने सातवें में क्या बताया, धर्म श्रावण को आदेश दिया कि आप लोग एक साथ बैठ करके जो है सुने, धर्म की बातें सुने। आठवीं में क्या है, आखेट ना करके धर्म यात्रा करें, यानी कि जो आखेट करते थे, जो क्या कहते हैं शिकार वगैरह करते थे, तो शिकार वगैरह ना करके क्या है धर्म की यात्रा करें। यानी कि पहले राजा महाराजा शिकार पे जाते थे, लेकिन अब कहा वो अब क्या है, अब आखेट पे ना जा करके बल्कि हम लोग क्या करें, धर्म की यात्रा करें, यानी कि धर्म को फैलाने के लिए जो है यात्रा करें, यानी कि इधर उधर घूम घूम के जो है चीज़ों को आगे तक पहुँचाएं। 9 में क्या दिया है, 9 में क्या दिया, मंगल कार्य पर फिजूल खर्ची, यानी कि जैसे कि हम लोग के मंगल कार्य होते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लो स्कूल ओपन हुआ तो रीओपनिंग वगैरह होती है, इनॉग्रेशन वगैरह होता है, या कोई भी मांगलिक काम हो, कोई भी अच्छे काम हो, कोई भी मतलब क्या कहते हैं चीज़ें खरीदते हैं, तो हर चीज़ में हम लोग क्या होता करते हैं, दावत वलीमा वगैरह करते हैं। तो उसने कहा जो ये सब चीज़ें हैं तो मांगलिक कार्य में जो फिजूल खर्ची होती है उसको बंद किया जाए, ठीक है। तो मांगलिक काम में जो फिजूल खर्ची होती है उसको बंद किया जाए, जैसे ईद बकरीद आती है या होली दिवाली आती है, तो इस तरीके से उसमें क्या है बहुत सारा जो है
पैसा खर्च होता है। देखिए जो अमीर है तो उसने तो पैसा खर्च कर लिया, लेकिन जो गरीब होता है वो क्या करता है, अब उसे ईद में कपड़े बनवाने तो वो उधार लेके कपड़े बनवाता है, या होली में उसे कपड़े बनवाने तो वो उधार लेके बनवाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, तो मतलब चीज़ें मतलब गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये चीज़ उसने बंद की। हालांकि देखा जाए ये इन फेस्टिवल्स के माध्यम से लोगों को बहुत रोजगार भी मिलता है, ठीक है। यानी कि इन फेस्टिवल का एक हम अच्छा पॉइंट देखें तो इन फेस्टिवल्स के जरिए क्या होता है कि लोगों को इसके जरिए बहुत ज़्यादा जो है रोजगार मिलता है। अब जब जाहिर से वो नई नई चीज़ें खरीदेंगे तो उसको बेचने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर रोजगार वगैरह भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिजूल खर्ची भी होती है, तो इसलिए अशोक ने कहा जब मंगल कार्य है तो उस पर जो फिजूल खर्ची है वो बंद की जाए। किसमें कही, तो 9 में कही। फिर क्या, धर्म मंगलाचरण करें, यानी कि धर्म मंगलाचरण यानी कि धर्म में जो मंगल कार्य होते हैं वो चीज़ें हम लोग करें। अब धर्म मंगलाचरण क्या होता है, यानी कि धर्म में यहाँ पर काम क्या बताया गया, यानी कि माता पिता की जो है सेवा वगैरह इसको बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर धर्म से मतलब यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि धर्म मंगलाचरण का मतलब होता है कि माता पिता हैं, जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। गुरुजन जो हैं या क्या कहते हैं दान दीक्षा करें। तो यानी कि दान दीक्षा को ही धर्म जो है मंगलाचरण कहा गया है। ये आपको याद रखना। धर्म मंगलाचरण का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि उस पर भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दान वगैरह करें, ठीक है। तो इस तरीके से माता पिता की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो और दान वगैरह यहाँ पर जो है करने को बताया है। किसने, अशोक ने बताया है। फिर हम 10 की बात करते हैं, अभी 14 है, ठीक है। 10 की बात कर, धर्म की श्रेष्ठता पर बल दें, यानी कि धर्म की श्रेष्ठता, धर्म के हम लोग रास्ते पे चलें। फिर क्या 11वें में क्या बताया, दान, यानी कि दान के धर्म दान करना है, यानी कि धर्म से रिलेटेड दान करना है, धर्म दान। फिर आप याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको, तो धर्म दान में क्या है, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, दान वगैरह करना, तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं। 12 में क्या हो जाएगा, यानी कि 12 में क्या हो जाएगा, 12 अभिलेख में क्या होगा, धार्मिक सहिष्णुता की बात करना, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता कह सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है कि यानी कि सबके धर्म की तरफ, मतलब धर्म की सहिष्णुता की बात करें, यानी कि अच्छे की बात करें, यानी कि बुरे की बात ना कर करके सभी के धर्म को मतलब अच्छे से देखें, समझे, ये चीज़ें को ये बताए गए हैं। फिर आपको याद है ना 13वां जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का क्या होता है, हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध होता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नरसंहार होता है और वहाँ पर बहुत सी जो है क्या कहते हैं महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सी महिलाएं जो होती हैं विधवा हो जाती हैं, ये सब बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। बच्चे जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खून खराबा देख करके उसका क्या होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो किस युद्ध के बाद पूछा जाता है, तो कलिंग के युद्ध के बाद हो जाता है। तो 13वें शिलालेख में किसका जिक्र मिलता है, तो कलिंग के युद्ध का जिक्र मिलता है, ठीक। कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है और जो अशोक पश्चाताप करता है, पछतावा करता है, तो उसका भी जिक्र मिलता है। धर्म विजय की बात होती है, यानी कि धर्म की विजय की बात किसमें होती है, 13वें शिलालेख में होती है। विदेशी राज्यों की बात भी होती है, इसमें विदेशी राज्यों की भी बात होती है कि जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ पर यानी कि अपने ही देश में नहीं है, बल्कि जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह हुआ है, यानी कि वहाँ पर भी इसकी झलक पड़ती है। तो इस तरीके से 13वें शिलालेख में आपको याद रखना, कलिंग के युद्ध का जिक्र किसमें है, 13वें शिलालेख में, ठीक है। पश्चाताप भी 13वें शिलालेख में, धर्म की विजय 13वें शिलालेख में और विदेशी राज्यों का जिक्र किसमें हुआ, तो 13वें शिलालेख में हुआ है। तो इस तरीके से 13 हम लोगों ने शिलालेख पढ़ लिए। तो आखिरी हमारा क्या, 14वां शिलालेख की हम बात करते हैं। आखिरी में क्या कहा, उसने सब कुछ लिखवा दिया। उसने कहा कि जितना कुछ मैंने लिखवाया है, यानी कि अभी मैंने अभिलेख लिखवाए हैं और इन फ्यूचर आगे भी अभिलेख लिखवाए जाएंगे, यानी कि अभी अभिलेख लिखवाए हैं, जो कई लेख खुदवाए हैं, इसके आने वाले टाइम में और लेखों को मैं खुदवाऊंगा। किसमें कहा गया, ये 14वें अभिलेख में कहा गया या 14वें शिलालेख में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 14 तक के हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया। अब हम बात करते हैं लघु शिलालेख की। अभी यहाँ पर शिलालेख चल रहा है, अभी हम लोग को पढ़ना है क्या कहते हैं, स्तंभ लेख भी पढ़ना है और गुहा लेख भी पढ़ना है। गुहा लेख थोड़ा सा कम है, स्तंभ लेख को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो लघु शिलालेख में हम देखते हैं माइनर रॉक एडिक्ट, इसको क्या बोलते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट, उसको क्या बोलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, 18 लघु शिलालेख है। उसमें क्या थे, अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करिए तो चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। वहाँ पर 14 शिलालेख थे और कितने स्थान से मिले, 8 स्थानों से मिले।
यहाँ पर क्या है 18 जो है शिलालेख हैं, ठीक है 18 शिलालेख हैं और किसने स्थान से मिले 18 ही जगह से मिले, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि जब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो 14 शिलालेख हैं 8 जगह से मिले हैं और लघु शिलालेख में 18 लघु शिलालेख हैं और 18 जगह से मिले हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सन्नति, अब यहाँ पर सारे हम लोग को 18 के 18 नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सन्नाती जो कहाँ, सन्नाती जो अभिलेख है, ठीक है, सन्नाती जो लघु शिलालेख है वो जो है आपको सबसे याद रखना, सबसे नवीनतम सबसे नया जो शिलालेख है कौन सा हो जाएगा, सन्नाती शिलालेख हो जाएगा, सन्नाती शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। लघु शिलालेख हो जाएगा सन्नाती। कहाँ है ये, नवीनतम है, कहाँ है ये, कर्नाटका में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये आपका कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे नवीनतम याद रखना है। फिर हम बात करते हैं भाब्रू शिलालेख की, हम बात करते हैं। तो भाब्रू जो शिलालेख है, अब इसमें देखिए मगध का शासक और उपासक, भाब्रू शिलालेख में क्या बताया गया है कि अशोक जो है वो मगध का शासक है और क्या है, बौद्ध धर्म का उपासक है, ठीक है। तो भाब्रू शिलालेख में क्या बताया गया है, जो अशोक है, ठीक है, तो अशोक जो है वो क्या है, मगध का क्या है, शासक है, ठीक है, मगध का शासक है और प्लस बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध एक मिनट यहाँ पर बौद्ध धर्म का क्या है, उपासक है, ये भी आपको याद रखना है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म का यहाँ पर उपासक है, गलत लिखना बाद में, हाँ, बौद्ध धर्म का क्या है, उपासक है, तो ये आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो भाब्रू शिलालेख में क्या है, उसे बताया गया है भाब्रू शिलालेख मगध का शासक बताया है उसने अपने आप को, और क्या बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया है। भाब्रू में ही उसका नाम क्या मिलता है, भाब्रू शिलालेख में उसका क्या नाम मिलता है, मगधाधिराज प्रियदर्शी मिलता है। क्या नाम मिलता है, मगधाधिराज प्रियदर्शी इसका नाम मिलता है, किस वाले शिलालेख में, तो भाब्रू शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मगधाधिराज प्रियदर्शी जो नाम है किस में मिलता है, भाब्रू लघु शिलालेख में मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मास्की और गुर्जरा मैंने बताया था, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लघु शिलालेख देख ली। देखिए लघु शिलालेख में इतने ही पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर 18 के 18 चीज़ें आप याद करेंगे तो याद भी नहीं होने वाली और इतनी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लघु शिलालेख में आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर 18 लघु शिलालेख है, 18 जगह से मिले हैं, जिसमें आपको याद रखना सन्नाती जो है वो कर्नाटक में है, सबसे नया है। भाब्रू में आपको याद रखना अशोक ने अपने आप को कहा है कि वो बौद्ध धर्म का उपासक है और मगध का क्या है, मगध का शासक है, उसका नाम मगधाधिराज या प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है। मास्की गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्तंभ लेख में हम लोग देखेंगे तो स्तंभ लेख को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समान स्तंभ लेख, स्मारकी स्तंभ लेख और संघ भेद स्तंभ लेख, ठीक है। समान स्तंभ लेख, स्मारकी स्तंभ लेख और संघ भेद स्तंभ लेख जो है ये आपको याद रखना है। देखिए समान स्तंभ लेख को अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, पहले हम जो है इनकी बात कर लेते हैं। स्मारकी स्तंभ लेख में कौन कौन से आ जाएंगे, निगलिया सागर आ जाएगा और रुमिनदेई आ जाएगा, ठीक है। निगलिया सागर यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा क्या हो, रुमिनदेई, ठीक है। रुमिनदेई आपका कहाँ पड़ेगा, नेपाल की तराई में पड़ेगा, ठीक है। तो स्मारकी स्तंभ में कौन से 2 आ जाएंगे, तो आपको निगलिया सागर याद रखना और रुमिनदेई आपको याद रखना है। संघ भेद स्तंभ अभिलेख में आपको याद रखना सांची, आपको याद रखना सांची याद रखना है, ठीक है। सारनाथ याद रखना है, कौशाम्बी सेकंड याद रखना है, कौशाम्बी द्वितीय याद रखना है और कौशाम्बी द्वितीय को ही रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पूछा जाता है कि रानी का जिक्र किसमें हुआ है, तो कौशाम्बी सेकंड में हुआ है, ठीक है। तो रानी का जिक्र होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कौशाम्बी सेकंड जो है स्तंभ अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर स्तंभों की बात चल रही है, अब शिलालेख यहाँ पर क्या है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सांची आपको याद रखना, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी और कौशाम्बी को ही बोलते हैं रानी का अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है कौशाम्बी द्वितीय में ही रानी का जिक्र हुआ है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर 7 लेख है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर 7 लेख है, ठीक है। यहाँ पर 6 ना करिए, 7 अभिलेख है या लेख है, ठीक है। 7 पॉइंट्स, अभिलेख का मैंने बताया था 7 पॉइंट्स, ठीक है, या 7 लेख,
या 7 अभिलेख, ठीक है। तो 7 पॉइंट्स मिले, जैसे कि वहाँ पर मैंने 14 पॉइंट बताए थे, इसी तरीके यहाँ पर 7 पॉइंट एक जगह पे। हालांकि मैं बताऊंगी कि सातों जगह पे, मतलब ये जो 7 पॉइंट्स है ये हर जगह पे नहीं मिले, अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको याद से इतना रखना है, पहले यहाँ पर सुन लीजिए। सामान्य स्तंभ लेख जो है वो क्या है, 7 है और कितनी जगह से मिले, 6 स्थानों से मिले हैं, ठीक है। जो सामान्य स्तंभ है वो क्या है, 7 है और कितनी जगहों से मिले हैं, ये क्या है, 6 स्थानों से मिले हैं, ये आपको याद रखना है सभी में, यानी कि 7 जगहों से मिले, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 6 जगह पर मिले हैं 6 लेख, 6 जगह पे मिले हैं 6 लेख, ठीक है। 6 जगह पे मिले 6 लेख और 7वीं जगह पे आप याद रखना 7 लेख मिले हैं। तो सिर्फ एक जगह पर 7 पॉइंट्स मिले हैं और 6 जगह पर 6 पॉइंट्स मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक जगह पे 7 पॉइंट मिले हैं और बाकी जगह 6 पॉइंट्स मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और कितनी जगह मिले हैं, तो 6 स्थान पे मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सामान्य स्तंभ अभिलेख, इसमें देखते हैं दिल्ली टोपरा। सामान्य स्तंभ में मैंने बात की 6 मिले, तो 6 जगहों पे मिले, तो 6 जगहों पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो 6 जगह, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे से पूछा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली टोपरा आपको याद रखना, दिल्ली टोपरा। अब देखिए दिल्ली टोपरा एक हो गया, पहले नंबर पे दिल्ली टोपरा हो गया, दूसरे नंबर पे दिल्ली मेरठ हो गया, तीसरे नंबर पे लौरिया नंदनगढ़ हो गया, चौथे नंबर पे लौरिया अरराज हो गया, चौथे नंबर पे हो गया पांचवें नंबर पे हो गया रामपुरवा हो गया और छठे नंबर पे हो कौशाम्बी, यानी कि 6 जगह हो गए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा और कौशाम्बी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पहले जो ये सामान्य जो स्तंभ लेख है, सामान्य जो स्तंभ अभिलेख है या लेख है, ये आपका कहाँ से मिलता है, टोपरा में था, यानी कि मेन कहाँ पर था, टोपरा में था, लेकिन बाद में इसको कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। उसी तरीके दिल्ली मेरठ, ये क्या अभिलेख था, मेरठ में था, ठीक है। ये अभिलेख किसमें था, मेरठ में था, लेकिन बाद में कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। तो टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, टोपरा से दिल्ली, याद रखिए दिल्ली से टोपरा नहीं लाएगा, ये उल्टा मत कर दीजिएगा। टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली लाया गया, किसके जरिए लाया गया, कौन इसको लेके आया, फिरोज शाह तुगलक लाए, ठीक है। फिरोज शाह जो तुगलक हैं, इसको टोपरा और मेरठ वाला जो अभिलेख है इसको कहाँ लेके आए, दिल्ली में लेके आए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा से दिल्ली लेके आए और मेरठ से दिल्ली लेके आए, यानी कि टोपरा और मेरठ वाला कहाँ लेके आए, दिल्ली में लेके आए। कौन लेके आए, फिरोज शाह तुगलक। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, फिरोज शाह को याद रखना, फिरोज शाह तुगलक को आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से आपको याद रखना है। तो टोपरा और मेरठ वाला जो अभिलेख है वो कहाँ लेके आते हैं, दिल्ली लेके आते हैं। फिर हम बात करें लौरिया नंदनगढ़, टोपरा आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टोपरा आपका पड़ता कहाँ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। तो टोपरा जो पड़ता है वो हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ता है, ठीक है। तो टोपरा आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा के जो अंबाला जिला है तो वहाँ पर टोपरा पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर लौरिया नंदनगढ़ आपको याद रखना है, तो लौरिया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। लौरिया अरराज वो भी बिहार में हो जाएगा और रामपुरवा ये भी आपका बिहार में हो जाएगा, ठीक है। तो लौरिया नंदनगढ़ तीसरा हो गया, चौथा लौरिया अरराज हो गया, पांचवा रामपुरवा हो गया, छठा कौशाम्बी हो गया, ठीक है। छठा कौन सा हो गया, कौशाम्बी हो गया। अभी हम लोग कौशाम्बी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, ये सब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो स्तंभ है। तो स्तंभ वाली यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो मैप लिया था, तो यहाँ पर चीज़ें कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर की बात करते हैं, तो ये जो आपके जो है ये इस तरीके से बने हुए, ये वाले जो बने हुए हैं, तो ये क्या है, आपके स्तंभ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ स्तंभ है, तो ये वाले आपके कौशाम्बी स्तंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले आपको लौरिया अरराज हो जाएगा, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं PDF दूंगी तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरठ ये हो जाएगा, मेरठ वाला हो जाएगा, ये दिल्ली टोपरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली टोपरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सब क्या है, आपके स्तंभ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान से पढ़नी है। 1 मिनट इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि जो स्तंभ हैं, ठीक है, जो स्तंभ हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर बात कर रही थी। तो क्या हो जाए, समान जो स्तंभ है कितने, 6 हैं। तो आपको दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया क्या हो जाए, नंदनगढ़, लौरिया अरराज हो जाएगा, रामपुरवा हो जाएगा और कौशाम्बी हो जाएगा। कौशाम्बी ही वो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौशाम्बी को आपको अच्छे से याद रखना। देखिए
कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। कौशाम्बी में पहले, यानी कि मेन कहाँ पर था, ये कौशाम्बी में था। जैसे कि आपको मैंने टोपरा और जो है मेरठ वाला बताया वो दिल्ली में अब है, उसी तरीके से कौशाम्बी कहाँ था, कौशाम्बी से कहाँ मेन कहाँ था, कौशाम्बी में था। लाया कहाँ गया, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज लाया गया, इसीलिए क्या उसको बोलते हैं, प्रयागराज स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। कौन लाया था इसको, अकबर लाया था। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे, यहाँ पर क्या है, अकबर लेके आए थे। तो आपको ये ध्यान रखना, अकबर के द्वारा कौशाम्बी स्तंभ जो है लाया गया। कहाँ लाया गया, प्रयागराज में लाया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अकबर, अब इसमें जो है कई जो है राजाओं के लेख मिलते हैं। यहाँ पर अकबर के भी लेख मिलते हैं, अकबर बीरबल के भी लेख मिलते हैं, समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं और जहांगीर के भी लेख मिलते हैं। ठीक है, अकबर, बीरबल, समुद्रगुप्त, जहांगीर, इन सब के लेख, यानी कि इन्होंने बाद में इन्होंने भी अपने लेख यहाँ पर खुदवाए। कहाँ पर, कौशाम्बी में, यानी कि कौशाम्बी अभिलेख में, कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, जो है कहाँ पर, अब ये प्रयागराज में है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, तो प्रयागराज, यानी कि कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। अकबर में जो इलाहाबाद में जो किला है, तो वहाँ पर उसके अंदर ये आपका कौशाम्बी जो अभिलेख है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कौशाम्बी अभिलेख या प्रयागराज प्रयाग अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, प्रयाग अभिलेख भी कहते हैं, प्रयागराज नहीं, प्रयाग अभिलेख भी कहते हैं या इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि हो सकता है कौशाम्बी ना करके प्रयाग अभिलेख आ जाए, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको लाया कौन, अकबर के द्वारा लाया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब हम आते हैं गुहा पे आते हैं, यानी कि गुफाओं पे आते हैं। अब गुफा क्या होता है, जो गुफाओं पे जिन अभिलेखों को खुदवाया गया, ठीक है, जिन लेखों को खुदवाया गया, तो उनको बोलते हैं गुफा अभिलेख या गुहा अभिलेख या केव्स इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो केव्स इंस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, केव इंस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह चीज़ें याद रखनी है। तो जो गुफाओं पे, जो केव्स पे जो चीज़ें उकेरी गई, इनग्रेव की गई, तो वहाँ पर चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उनको बोलते हैं केव्स इंस्क्रिप्शन या केव्स एडिक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जिसमें हम लोगों ने गुफाओं के बारे में पढ़ा था, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बराबर की पहाड़ी, जो सुदामा, कड़ चौपर, लोमश ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा जो है वो आपकी केव्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके अभिलेख मिल जाते हैं। फिर गोपी है, वापी है, यानी कि नागार्जुनी पहाड़ी में क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा, वापी हो जाएगा और वैदिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब गुफाओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्टार्टिंग जो हम लोगों ने मौर्यकालीन की थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अब केव्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें मौर्यकाल में पढ़ ली। फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट पढ़ा और फोर्थ पार्ट पढ़ा। यानी कि 4 पार्ट में हम लोगों ने मौर्यकालीन जितने भी अभिलेख थे, यानी कि मौर्यकालीन में अभिलेख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे, लिपियाँ हैं, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज यहाँ पर फिनिश कर दी। तो अब मौर्यकालीन की जो स्थापत्य कला यहाँ पर फिनिश हो गई है। इसमें जो बीच बीच के पॉइंट अगर रह गए होंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी स्तूप हैं, तो बहुत से स्तूप हैं, तो फिर भी हम लोगों ने बहुत से स्तूपों को पढ़ा, लेकिन अलग से जैसे चौखंडी का स्तूप वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी, तो उसका वीडियो अलग से आता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मौर्यकालीन स्थापत्य कला जो पढ़ ली। इसके बाद स्थापत्य कला में हम लोग मंदिर को पढ़ेंगे, जैसे कि मंदिर वगैरह जो मंदिर किन किन शैली वगैरह, हालांकि मंदिर की शैली अलग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अलग अलग मंदिर को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ का, ये जो है चंदेल शासक, खुजराहो का मंदिर, ये सब चीज़ें जो है अब हम लोग अलग अलग से वीडियो पढ़ते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग वहाँ पर शुरू करेंगे, अजंता गुफा शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी कॉमेंट अजंता गुफा पे आ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन यहाँ पर स्थापत्य कला चल रहा था, तो इसीलिए मैंने बीच में स्टार्ट नहीं किया था। कि मैंने कहा था अगर मैं बीच में इसको रोक दूंगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर कहने का मेरा सेंस है, यहाँ पर मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला पूरा खत्म हो गया है, तो अब मैं नया टॉपिक यानी कि अजंता जो है शुरू करूँगी। तो आप लोग अगर इसी तरीके से मेरे वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए। तो ये मेरी एक तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए।